हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेल बोट। द क्वेश्चन सेज इन द शॉप विंडो ऑफ अ टॉय स्टोर a miniature sailing boat is suspended with its deck horizontal by two vertical thin rubber bands. The masses of the mast and sails are negligible compared to that of the boat's hull, the length of which from bow to stern is much greater than its vertical height from keel to gunwale. If the left hand rubber band is cut, does the point B sink or rise immediately afterwards? This is the point B of the boat. तो हमें ये पता लगाना है कि पॉइंट बी जो है बोट का वो जस्ट आफ्टर दिस स्ट्रिंग इज कट ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, व्हाट विल बी इट्स सेंस ऑफ मूवमेंट. तो यू कैन टेक 2 minutes maybe, think about the situation, visualize this boat moving under the effect of the forces that will be acting on it once we cut off the string. Now coming back to the question, understand that सबसे पहली बात, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि जो मास्ट और सेल्स हैं उनके मासेस नेग्लिजिबल है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो बोट का सारा मास होगा वो मेनली इस रीजन में होगा, इस लाइन के अलोंग होगा, और हम इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं जो कि कहीं यहाँ बीच में आएगा, राइट? उसको हम इजीली निकाल सकते हैं. और अगर हम ये मान ले कि ये जो सेंटर ऑफ मास है बोट का, ये डिस्टेंसेस x और y पे है फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B, द टू एंड्स ऑफ द बोट, तो उस केस में हम x और y की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? Because the total mass of the boat is also given to us. Fine. जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये आती है कि अगर हमें बोट के पॉइंट बी का मोशन पता लगाना है तो उसके लिए हम पहले ये सोच सकते हैं, हमें ऐसा लग सकता है कि जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो जो बोट है वो पॉइंट बी के अलोंग नीचे आएगी, घूमेगी, बिकॉज इट विल बी मूविंग डाउन एज वेल एज रोटेटिंग बिकॉज इट इज स्टिल टाइट टू द स्ट्रिंग. बट अगर आप थोड़ा और ध्यान से सोचोगे तो आप पाओगे कि क्योंकि बोट के ऊपर जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं वो उसके नेट फोर्स जो होगा वो उसके सेंटर ऑफ मास पर लग रहा होगा. तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी का मूवमेंट देख पाए तो हम ज्यादा एक्यूरेटली इस चीज को स्टडी कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट जो एक्सेलरेशन होगा इस बोट का, पूरी बोट का, वो तो सेम होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के जितना ही, राइट? But if we consider the rotation of the boat about the center of mass, see that because of the rotation happening, the point B will be moving up due to the rotation happening. तो ट्रांसलेशन की वजह से पॉइंट बी नीचे मूव करेगा और रोटेशन की वजह से पॉइंट बी ऊपर मूव करेगा. तो अगर हम ये पता लगा पाए कि दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सेलरेशंस में से कौन सी बड़ी है, देन आवर जॉब इज डन, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो नेक्स्ट स्टेप जो हम कर सकते हैं वो ये कि बिकॉज ये जो स्ट्रिंग है दिस इज एक्चुअली एन इलास्टिक स्ट्रिंग, ये एक बैंड है. बैंड होने की वजह से इसमें जो इनिशियल टेंशन जनरेटेड होगा जब बोट सस्पेंडेड थी, इक्विलिब्रियम में थी दोनों स्ट्रिंग्स के साथ, उस टाइम जो टेंशन होगा जैसे ही हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे ये टेंशन सडनली चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये एक इलास्टिक स्ट्रिंग है. एन इलास्टिक स्ट्रिंग काइंड ऑफ अ स्प्रिंग will take some time in bringing upon a change in its elongation, right? और उस टाइम के साथ ही फिर वो टेंशन चेंज होगा. तो अभी ये टेंशन चेंज नहीं हो सकता, राइट? दूसरी बात ये कि हम इस टेंशन को इजीली निकाल सकते हैं. कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द बोट, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द ट्रांसलेशनल एज वेल एज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी. तो अगर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम ये इजीली देख पाएंगे कि जो टी की वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी x over x plus y times mg. Here x and y are the distances जो कि पॉइंट्स A और B के हैं from the center of mass of the boat, right? नेक्स्ट क्या कह सकते हैं हम? नेक्स्ट हम जब स्ट्रिंग को कट किया गया उसके बाद जो एक्सेलरेशन है सिस्टम की, बोट की, उसके लिए हम इक्वेशंस लिख सकते हैं, राइट? लीनियर एक्सेलरेशन एज वेल एज द एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कट करने के बाद इक्वेशंस आएंगी. फोर्स इक्वेशन ऑफ द बोट विच विल बी अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स, जो कि होगी mg minus t is equal to ma, राइट? सो इस इक्वेशन से हमें a की वैल्यू जो कि होगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोट, वो हमें मिल जाएगी, राइट? दूसरी इक्वेशन होगी द टॉर्क इक्वेशन, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही जो टॉर्क बन रहा है उसकी वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आएगा वो भी हम निकाल सकते हैं. तो वो कितना हो जाएगा? about the center of mass, see carefully that the only torque available here is that of the tension T, which is y times T, and that should be equal to I about the center of mass times alpha, right? तो ये दो equations हमारे पास हो गई, एक due to the force and the other one due to the torque. अब इन दोनों के वजह से पॉइंट B के साथ क्या होगा?
एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, पॉइंट बी जो है वो सेम एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा और इस अल्फा की वजह से जो आर अल्फा एक्सेलरेशन आएगी ड्यू टू द रोटेशन दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें पॉइंट बी की और हम मान के चलें कि इनिशियल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो अगर हम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन माइनस अपवर्ड एक्सेलरेशन ऐसे लिखें तो बी की जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी वो आएगी a माइनस y टाइम्स अल्फा, इजंट इट? ये हमने लिखा है a प्लस आर अल्फा का वेक्टर सम एक्चुअली, बिकॉज a डाउनवर्ड्स है और y अल्फा अपवर्ड्स है, तो दिस विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट b। ओके, अब हम यहाँ पर a और अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। a की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से देखें और यहाँ पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें ये वाली, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी g माइनस x ओवर x प्लस वाई टाइम्स g। ये तो हो गई a की वैल्यू। अब माइनस y टाइम्स अल्फा में फिर से हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे और अल्फा की वैल्यू आएगी y t बाई आई, y हमने लिख दिया है और t की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y x बाई x प्लस वाई टाइम्स mg जो कि t की वैल्यू है, डिवीजन में यहाँ पे आ जाएगा i, isn't it? अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे ये हमने डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लिखी है पॉइंट बी की, तो अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर पॉजिटिव हुआ तभी ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, राइट? और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये एक्सेलरेशन अपवर्ड हो जाएगी। अब क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर इस एक्सेलरेशन को हमें अपवर्ड बनाना है तो ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट? कैन वी से दैट ए बी विल बी अपवर्ड इफ mxy by I is greater than 1, which basically means that I is less than m times xy। अगर हम ये इनइक्वालिटी प्रूव कर पाए तो हम ये प्रूव कर पाएंगे कि जो एक्सेलरेशन होगा पॉइंट बी का वो हमेशा अपवर्ड होगा, राइट? अब इस पॉइंट को प्रूव करते हैं, दैट विल बी आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज। तो अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम आते हैं इस पे फिगर पे। ये बोट का हमने एक फिगर बनाया है और इसमें हमने इस बोट को स्मॉल स्मॉल मास एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम एसेंशियली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी निकालना चाहते हैं, राइट? तो हमने क्या किया, पॉइंट बी से हमने मेजर करते हुए ये डिस्टेंसेस, स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस पे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स कंसिडर किए एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट बी ऑफ द बोट। ओके, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो पहली बात कि हम इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिख पाएंगे, y की वैल्यू कैसे लिख पाएंगे? y हो जाएगा समेशन ऑफ mi ओवर m विच इज द टोटल मास ऑफ द बोट, राइट? ये तो एक्सप्रेशन हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास के पोजीशन का फ्रॉम द पॉइंट बी। हम एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इसी फिगर को यूज करते हुए, जो कि हो जाएगा समेशन ऑफ mi yi squared. Understand that this term will basically be the moment of inertia of the boat about an axis passing through the point B. लेकिन हम निकालना चाह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। हमने टॉक कंसिडर किया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो हमें यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, राइट? तो ये जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू B माइनस m इंटू वाई स्क्वायर्ड। ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए ये एक्सप्रेशन लिखा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यूज अगर हम इस इनइक्वालिटी में यूज करना चाहें तो हमारे पास आएगा, ये बन जाएगा एक्सप्रेशन समेशन ऑफ mi yi स्क्वायर्ड माइनस my स्क्वायर्ड माइनस my स्क्वायर्ड इज लेस देन, अब यहाँ पर हमारे पास है m इंटू x, x को भी हम y के टर्म्स में लिखते हैं। x हमने लिखा था डिस्टेंस बिटवीन a एंड द सेंटर ऑफ मास, ये था x। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से तो x को हम l माइनस वाई भी लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हो जाएगा l माइनस वाई टाइम्स y। ओके, तो ये हमारी इनइक्वालिटी हुई। अब इसको ओपन करके अगर हम देखें तो ये बन जाएगी समेशन ऑफ mi yi स्क्वायर्ड इज लेस देन m l y, isn't it? बिकॉज यहाँ पर जो हम दूसरा एक्सप्रेशन आएगा विच विल बी माइनस m y स्क्वायर्ड, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ लेफ्ट साइड में जो m y स्क्वायर्ड है इस। ओके, अब फिर से अगर हम देखें तो ये m इंटू वाई की वैल्यू हम यहाँ से इस इक्वेशन से लिख सकते हैं समेशन ऑफ mi yi, जो कि हमें देगी ये समेशन mi yi स्क्वायर्ड इज लेस देन l इंटू समेशन mi yi। अब इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखो और समझो
कि यहाँ पर ये जो टर्म है दिस विल ऑलवेज बी, ये जो yi वैल्यू है दिस विल ऑलवेज बी लेस देन l, जो कि हमारे पास यहाँ एक आउट टर्म आ रही है आउटसाइड दी समेशन, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होगी, राइट। दिस टर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस टर्म, राइट। सो जिसका मतलब ये है कि यहाँ जो हमने इनइक्वालिटी लिखी थी ये भी हमेशा ट्रू होगी, which basically means that this expression over here will always be greater than 1 and this term will always be negative, which means that the acceleration of the point B will always be in the upward direction. ये हमने downward acceleration का expression लिखा था, तो ये acceleration हमेशा upward होगी। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये जो point B है this will always move up no matter what, no matter where the position of center of mass is, right? The point B will always have an initial acceleration in the upward direction.